दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया, जितने भी एग्जिट पोल थे और जिस तरह से सरकार बनाई और बिगाड़ी जा रही थी संत कबीरनगर की, उस पर भी विराम लग गया है। अब आपको चुनावी विश्लेषण सिटी समाचार लेकर आ रहा है कि आखिर समाजवादी पार्टी को इतनी पूर्ण बहुमत कैसे मिली। अगर लोग ये कहते रहे कि समाजवादी पार्टी 1 लाख वोटों से आगे जा रही है, लेकिन उस पर भी विराम लग गया है, क्योंकि पप्पू निषाद को 92,000 वोटों से ही जीत मिली है, लेकिन जीत भी बहुत बड़ी रही है। इसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि परवीन निषाद का जो विरोध क्षेत्र में हुआ है, उसके कारण जो है उन्हें चुनाव हारना पड़ा। ये कारण भी बहुत सटीक नहीं बैठता, क्योंकि परवीन निषाद भी 4,06,000 वोट वो पाए और उसके बाद वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 92,000 वोटों से हारे। अब इस चीज का विश्लेषण हम आपको पूरी तरह से परत दर परत हम आपको बताएंगे कि आखिर जो डगर पनघट की उनकी रही है वो इतनी कठिन कैसे हुई और क्या कारण था कि उन्हें जो है मुंह की खानी पड़ी और जिले से वो हार कर गए, क्योंकि वोट प्रतिशत भी उनका अच्छा खासा रहा। ये नहीं कोई कह सकता कि वोट उन्हें नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने फिलहाल चुनाव समाप्त होने के बाद ढोल नगाड़े और बजीरा बजाकर उन्होंने अपने खुशी का इजहार किया और रंग अबीर गुलाल लगाकर उन्होंने एक दूसरे से खुशी का इजहार किया। नेताओं ने क्या कुछ कहा हम आपको सुनाते हैं। इतनी हो रही है कि आज जो 5 साल हुआ यहाँ की जनता ऐसे सांसद को देखी नहीं बीजेपी के, जो प्रवीण निषाद थे, और लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था और उस गुस्से को जनता ने आज वोट के माध्यम से जा करके जिता करके अपना गुस्सा निकालने का काम किया है। मैं यहाँ के हर समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या लगता है कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे रहे हैं, उसको जनता ने कैसे निकाला? 400 के पार की आप देख रहे हैं, जब फेसबुक वगैरह देख रहे हो, वो खटाखट डिलीट कर रहे हैं और जनता ने उनके झूठ, उनके कपोल कल्पित बातों में, जो बातों को देख करके जनता उनके नाम पे घृणा कर रही है इस समय। कि जिस तरह से अभी गिनती के समय इनका जो एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में इन लोगों ने जिस तरह से मैनेज करके बड़े बड़े चैनलों को और मैनेज करके एग्जिट पोल दिखलवा करके लोगों को दहशत पैदा करने का काम किया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं जनता, कार्यकर्ता और हमारे अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राहुल गांधी को। उन्होंने ललकारा, कहा कि आप लोगों को कहीं भी हिलने की जरूरत नहीं है, डट करके सुबह से लेकर शाम तक जब तक सर्टिफिकेट न मिल जाए तब तक आप लोग डटे रहिएगा। आपके हिम्मत, आपके ताकत के आगे ये लोग टिकेंगे नहीं। सच्चाई वही हुई और मैं बधाई देता हूं यहाँ के प्रशासन को भी। आगे की रणनीति क्या बनाएंगे? अब आगे की रणनीति यही है कि हमारी केंद्र में सरकार बने। जो हमारा नेता कहा था कि पैसे, हमारी जो माताएं बहनें हैं जिसके खाते में 8,500 रुपए, साल में 1 लाख रुपए, नौजवानों को 30 लाख नौकरियां और जो बेरोजगार हैं उनको भी भत्ता देने की बात हुआ। किसानों का जो किसान ऋण है उसको माफ कराएंगे और ये सब करेगा हमारा नेता और हम अपनी सरकार बना करके सबको संतुष्ट करने का काम करेंगे। जीएसटी को लेकर छापे पड़ रहे थे तो वो व्यापारी बहुत परेशान था। इन्होंने एमएसपी का तमाम कानून लागू कर दिए थे। व्यापारियों को व्यापार नहीं किया करने दिया जा रहा था। तो एक तो व्यापारियों में बहुत गुस्सा था। आप देखे होंगे आम जनमानस में भी बहुत जबरदस्त गुस्सा था। चुनाव जो है जनता लड़ रही, लगातार हमने जब भी हम क्षेत्र में निकलते तो ये महसूस होता था कि चुनाव जनता लड़ रही थी और उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला। और आज आपने देखा कि प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में हम लोग जीत के आए। क्या लगता है कि प्रचंड बहुमत के जीत के बाद व्यापारियों को क्या लाभ मिलेगा? व्यापारियों को जीएसटी में राहत मिलनी चाहिए। एमएसपी में जितने भी ये काले कानून आए उनको समाप्त हो, इस पे हम लोग काम करेंगे और तमाम चीजें जो है हम उनमें ऐड करवाएंगे। इंश्योरेंस जो होता है व्यापारियों का, उसमें उनको पूर्ण छूट मिले, उसको हम तय करेंगे। क्योंकि जीएसटी के आधार पे है, जिसे हमने जीएसटी पे किया उसके आधार पे हमें तय होना चाहिए कि हमको इंश्योरेंस क्या मिल रहा है। आपके नजरिए से परवीन निषाद को क्यों नकारा लोगों? परवीन निषाद जी को मैं लोकल का रहने वाला हूँ, जिले पे रहता हूँ, जिले पे ही व्यापार करता हूँ। पिछले 5 साल से मैंने परवीन निषाद जी को देखा ही नहीं। मैं आज भी चेहरे को सही से बता नहीं सकता। अगर आपके बीच में परवीन निषाद जी हो तो ये नहीं बता सकता कि ये परवीन निषाद जी, और परवीन निषाद जी ये नहीं बता सकते हैं कि कोई भी 20 व्यापारियों के नाम नहीं बता सकते। 20 जो प्रमुख व्यापारी उनके नाम नहीं बता सकते। तो एक आक्रोश तो था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। उनका कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको वो गिना सकते हैं। अगर 5 काम बोल दिया जाए तो गिना नहीं सकते थे। तो ये गुस्सा था, उस गुस्से के आधार पे आपने देखा फिर प्रचंड बहुमत के साथ हमारे सीधा साधा
सीधा साधा और गरीब परिवार का बच्चा पप्पू निषाद आज जीत के जा रहा है सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी के नेताओं की बातें आपने सुनी। उन्होंने जो है सीधा ये आरोप लगाया कि इस बार जनता ने जो जातिवाद के मुद्दे पर वोट नहीं करते हुए विकास के मुद्दे पर वोट किया है। परवीन निषाद पर निरंतर आरोप लगाए गए थे कि वो क्षेत्र में बने नहीं रहते थे और क्षेत्र से हमेशा गायब रहते थे। उन्हीं को लेकर जनता आक्रोशित थी और उन्हें अब की बार चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मुद्दा विकास का था, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन नकारने वाली जो बातें थी वो कहीं ना कहीं इस बात को गलत साबित कर। विशेषज्ञों की अगर बात मानी जाए तो चुनावी विशेषज्ञों का ये कहना था कि अगर कोई भी प्रत्याशी 4 लाख वोट से अधिक अगर वो मत प्राप्त करता है तो उसे विजयी होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन परवीन निषाद 4,06,000 वोट से आगे गए, लेकिन उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा। शुरू में तो ऐसा लगता था कि परवीन निषाद पाले से ही गायब है, क्योंकि जिस तरह से विरोध उनका क्षेत्र में हो जा रहा था और उन्हें निकालने, जो जगह जगह से घरों से निकाल दिया जाता था, क्षेत्रों से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता था, उससे यह साबित होता था कि चुनाव एक तरफा होगा। जगह जगह जो विरोध उनके होते थे उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ये हाथ पैर फूला हुआ था कि अगर समाजवादी पार्टी से कोई बेहतर कैंडिडेट आ गया तो ये सीट जो उनके पाले में चली जाती थी। और उस समय समाजवादी पार्टी में अगर बेहतर कैंडिडेट के रूप में अगर किसी को माना जाता था, जो चौबे को माना जाता था, और समाजवादी पार्टी से हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी खूब ज्यादा थी कि परवीन निषाद का जिस तरह से क्षेत्रों में विरोध हो रहा है उस पर अगर जय चौबे को टिकट मिल गया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र से पूरी तरह से गायब हो जाएगी। लेकिन वहां पर जो अखिलेश यादव का जो टिकट वितरण का जो समीकरण था वो कहीं बदला सा रहा और यहाँ पर जो पप्पू निषाद को टिकट दिया गया। पप्पू निषाद को जब टिकट मिला तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं खुशी की लहर थी कि कमजोर प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से उतारा है, उस कमजोर प्रत्याशी के खिलाफ तो उनका प्रत्याशी काफी मजबूत है। लेकिन देखा यह गया कि जितने लोग समाजवादी पार्टी से मुतासिर थे और उनकी नीतियों से नाराज होकर सभी लोगों ने धड़ाधड़ एक एक करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना प्रारंभ कर दिया। और उस दामन थामने से भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में एक अलग सी ऊर्जा मिली और लोगों ने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि अब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आगे निकलेगा। लेकिन विरोध पे विरोध होते रहे, यहाँ तक कि चौरसिया समाज ने भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था। धर्मेंद्र चौरसिया ने खुले मंच से उन्होंने एक नारा दे दिया था कि अब की बार इन्हें राप्ती पार भेजा जाएगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि उनके भारतीय जनता पार्टी का जो पहले एक मजबूत प्रचारक माना जाता था, वो जब विरोध किया भारतीय जनता पार्टी का, क्या कुछ कहा उसने। साथियों, समर्थन जो समाजवादी पार्टी या किसी अन्य पार्टी को देने की जहां से बात आई है, हम लोग जन्मजात से भाजपा के वोटर, जनसंघ के जब से पार्टी थी तब से हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान जो भी थे सब भाजपा को वोट देते थे। लेकिन इस जिले में हमारे छोटे भाई किशोर चौरसिया के साथ जितना बड़ा छल हुआ, करोड़ों रुपया उनका खर्च कराकर, यहाँ तक कि कई उनकी ऐसी जो पैतृक जमीन थी उन्होंने उसमें बेच दिया और अपना धन धर्म सब उसमें खत्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने इतना बड़ा छल किया। आज हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी जो भी हैं, जो निर्णय लिए हैं, जिस भी दल का निर्णय लिए हैं, मैं उनके साथ हूं, उनका समर्थन करूंगा और उनके साथ दिन रात चलने का काम करूंगा। धर्मेंद्र चौरसिया की बातों को आपने सुना, उन्होंने पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया इस बात को लेकर कि क्षेत्र में न बने रहने के कारण, और एक इनका जिला पंचायत अध्यक्ष था, पद का दावेदार था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आश्वासन दिया था कि जब मेरी सरकार सत्ता में रहेगी तो इस बार जो समाजवादियों ने जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अपने हाथ कर ली थी वो कुर्सी जो इन्हें दिलाएंगे। लेकिन चौरसिया समाज इसी को लेकर काफी विरोध उत्पन्न किया और उसके बाद जाकर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का सीधा विरोध करने लगा। और जब विरोध की खबरें निकलने लगी तो उस समय पप्पू निषाद जो है थोड़ा सा अपने पायदान में ऊपर आए। लेकिन जब जय चौबे की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हुई तो कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण जो है उबाल पर आ गया और चतुर्वेदी परिवार की इसमें एंट्री हुई। और जब चतुर्वेदी परिवार की इसमें एंट्री हो गई तो समझ लीजिए कि चुनाव पूरे अपने उरूज पर था। यही एक ऐसा कारण था कि परवीन निषाद हार का भले उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन 4,06,000 वोट उनके पाले में आए। इसलिए कहा यह जा सकता है कि परवीन निषाद कहीं भी लीजिए कि पूरे लोकसभा में कहीं वो कमजोर प्रत्याशी नहीं रहे।
बहुजन समाज पार्टी के लोगों का जो वोट, लोगों का मानना है कि वोट जो है डाइवर्ट हो गया समाजवादी पार्टी में, उसका भी एक कारण है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो यहाँ पर कैंडिडेट था वो बिल्कुल डमी कैंडिडेट था, उसे कोई जानता नहीं था, लेकिन फिर भी जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं उन लोगों ने उसे बेहतर वोट दिया और उसने भी 1,51,000 वोट प्राप्त किए अपने लोकसभा क्षेत्र, यहाँ संत कबीरनगर लोकसभा क्षेत्र से। तो ये सारे समीकरण जो हैं इनको तो जिताने के लिए काफी थे पप्पू निषाद को, जो 92,000 वोटों से जीतकर आगे गए। लेकिन परवीन निषाद के ऊपर अगर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उन्हें जनता ने पसंद नहीं किया, तो अगर जनता ने पसंद नहीं किया होता तो इतनी भारी मत, जो चुनावी विशेषज्ञों का माना जाता है कि इतने भारी मत जो उन्हें मिले, आखिर आए कहां से? जो सृष्टि का नियम है बदलाव, वो तो होना ही होना था। पप्पू निषाद को लोगों ने पसंद किया, हर वर्ग समाज के लोगों ने पसंद किया। और अगर बदलाव का मूल कारण अगर किसी को माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू से मोटो रहा कि विकास के मुद्दों से दूर हटकर उसने जातिवाद की राजनीति, राष्ट्र के नाम की राजनीति और मंदिर के नाम की राजनीति जो उसने किया, वो कहीं ना कहीं जनता ने उसे नकार दिया एक सिरे से। क्योंकि लोगों को यह पता था कि अब जो मंदिर बननी थी वो बन गई, अब मुद्दा सीधे आमने सामने जो होता है वो विकास का लेकर होगा। अब विकास के मुद्दों पर यहाँ अच्छे अच्छे नेता है, यहाँ पर गृह मंत्री तक का भी आगमन हुआ संत कबीरनगर में, लेकिन किसी ने एक बात भी महंगाई के मुद्दे को लेकर या जो लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही उसके मुद्दे पर किसी ने बात नहीं की। सारे लोगों ने राष्ट्रवाद का अलग जगाया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर अयोध्या में हार देखी जाए तो सबको ये पता है कि अब धर्म हो गया, विकास चाहिए, पेट भरना चाहिए। इसको लेकर जो है लोगों ने अपना मन बनाया और समाजवादी पार्टी के सबसे अधिक सीटें इसमें उत्तर प्रदेश में दिखाई दी। अब जो संत कबीरनगर का जो समीकरण है उसे तो बदल दिया गया है, क्योंकि परवीन निषाद के ऊपर कई आरोप लगाए गए। आरोप लगाने के बाद आरोप कहीं ना कहीं सच भी साबित हुए, क्योंकि जनता उनका काफी विरोध कर रही थी। चुनावी विश्लेषण में सिटी समाचार ने आपको परत दर परत सारी चीजें बताई। अब आपको मंथन करने की आवश्यकता है कि संत कबीरनगर में जो बदलाव हुए हैं क्या वो सही है? जो आरोप परवीन निषाद पे लगाए जा रहे थे क्या वो सही है? क्या जनता उन्हें पसंद नहीं करती, क्या वो सही है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। अगर 4,06,000 वोट मिलता है तो वो मामूली वोट नहीं होते हैं। अगर इसमें बहुजन समाज पार्टी का अगर कोई मजबूत कैंडिडेट होता तो पप्पू निषाद के लिए भी ये रास्ता आसान नहीं होता, ये भी कठिन होता। अगर 4,06,000 वोट पाकर उन्होंने जो है हार का मुंह देखा है तो बहुत बड़ी हार नहीं मानी जा सकती, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन में भी लोगों ने अपनी जो सहमति जताई है। यहाँ पर जिले में सबसे पहली बार जो है नोटा का जो बटन है वो 10,000 लोगों ने दबाया है। वो 10,000 वोट भी कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी का एक हिस्सा था, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लेकर हो, और चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को लेकर हो। एक तबका ऐसा रहा कि जिन्होंने 10,000 लोगों ने इन सभी प्रत्याशियों को नकारा। ये बात भी लोगों के जहन में होनी चाहिए, क्योंकि हार जीत तो होती है, क्योंकि अखाड़े में जब दो पहलवान उतरते तो एक पहलवान की जीत होती है। सिटी समाचार किसी मसले को बढ़ावा नहीं देता। जीत पप्पू निषाद की हुई है, वो भी मानना ही तय है, क्योंकि पप्पू निषाद को लोगों ने वोट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जनता ने उनके परवीन निषाद पर भी भरोसा जताया है 4,06,000 मत देकर। बने रहिए सिटी समाचार से इसी तरह के विश्लेषण को लेकर।